गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 1 और 2 तारीख का द हिंदू। ठीक है, तो दोनों कंबाइन देखेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? फर्स्ट न्यूज़ है प्रॉक्सी वार को लेकर के। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका बयान आया है कि भारत अब प्रॉक्सी वार नहीं सहेगा, अब छद्म युद्ध नहीं सहन करेगा। ये स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री जी का भारत के। हमें यहाँ पर प्रॉक्सी वार क्या है, छद्म युद्ध क्या है, ये पता होना चाहिए, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। छद्म युद्ध को बोलते हैं प्रॉक्सी वार। तो प्रॉक्सी वार युद्ध तो है ही, लेकिन ऐसा युद्ध जहां आप प्रत्यक्ष रूप से न लड़ते हो, मतलब जहां आप प्रत्यक्ष रूप से युद्ध होता हो। मतलब जो दो पार्टी हैं, मान लीजिए कि एक ए है एक बी है, ये दोनों के बीच में युद्ध होता है सामान्य रूप से। ठीक, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अब ए क्या करेगा कि इसको रख लीजिए, मान लीजिए कि पाकिस्तान। ठीक, अब ये कहेगा इसके पास संगठन बना रखे कौन से, जैसे मोहम्मद। ठीक है, अब इस संगठन को क्या करेगा, थोड़ा सा पैसा दिया इसको, थोड़ा सा क्या फंडिंग बराबर देना पड़ेगा इसको। अब ये आएगा भारत में, विदेश से भारत। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस संदर्भ में कहा है मैं उसी संदर्भ में समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इनके जो आतंकवादी ये भारत में आ रहे हैं, भारत में क्या कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान सीधे भारत से युद्ध न लड़के, बल्कि जैसे मोहम्मद के कुछ जो आतंकवादी संगठन है, इनके आतंकवादियों को भारत में भेजकर अस्थिरता और भय का माहौल उत्पन्न करता है। ये क्या कहलाता है, ये है प्रॉक्सी वार। इसी को बोला है प्रॉक्सी वार। तो प्रॉक्सी वार क्या हुआ, जहां देश प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ते हैं, जहां कोई देश प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल नहीं होता है। जैसे कि पाकिस्तान युद्ध में शामिल नहीं है, वो तो जैसे मोहम्मद के थ्रू आतंकी भिजवा रहा है भारत में। तो ये कौन सा वार हुआ, ये प्रॉक्सी वार है। ठीक है, तो जो रेफरेंस था प्रधानमंत्री जी का प्रॉक्सी वार, इसका रेफरेंस क्या है, आतंकवाद। कैसे, वो आपने देखा। ठीक है, आतंकवाद क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं टेररिज्म। तो आतंकवाद होता क्या है, आतंकवाद एक भय। आप देखे होंगे जब भी हम लोग कहते हैं कि आतंकी 26/11 का हमला हुआ, अभी जो पहलगाम में हमला हुआ, दोनों जगहों पर एक क्या चीज़ कॉमन है, ये लोग आए, बंदूकधारी, और निर्मम हत्या की। बंदूकधारी, इन लोगों ने निर्मम हत्या कर दी भारतीय नागरिकों की। तो यहाँ पर केंद्र में क्या है, हिंसा, हिंसा और भय। हिंसा और भय के माध्यम से ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, अपना उद्देश्य प्राप्त करना। हिंसा और भय के माध्यम से अपना उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आतंकवाद के केंद्र में ये है। अब इनका उद्देश्य क्या है ये पता हो, तो हिंसा और भय के माध्यम से अपना उद्देश्य, और इनका उद्देश्य क्या है, क्या हो सकता है, राजनैतिक उद्देश्य हो सकते हैं, आर्थिक, विशेष रूप से आर्थिक नहीं, राजनैतिक और धार्मिक, राजनैतिक और धार्मिक उद्देश्य हो सकते हैं, या फिर वैचारिक। राजनीतिक उद्देश्य क्या हो सकता है, सत्ता प्राप्त करना, गद्दी।
धर्म का प्रचार प्रसार करना, जैसे कि ये लोग आते हैं हमारे यहाँ, जैसे मोहम्मद या बाकी लोग जो हमला करते हैं भारत पर, लश्कर तैयबा, तो इनका उद्देश्य क्या है? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, प्लस सत्ता पर भी कब्जा कर लेना, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा चाहते हैं, तो सत्ता तो चाहते हैं, तो ये इनका उद्देश्य हो गया। विचारों को फैलाना, धर्म का विचार फैला ही रहे हैं, धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाते हैं, तो ये भी हो गया। तो धर्म के नाम पर जो लोग कट्टरता अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं आतंकवाद के माध्यम से, हिंसा के द्वारा, वो सब क्या है? आतंकवाद है। मतलब हिंसा के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का या अपने विचारों का प्रसार करना, दैट इज आतंकवाद। और ये आतंकवाद जो है भारत में फैलाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, इसीलिए भारत इसका विरोध करता है। इसके बारे में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे इसके कुछ लक्षण जैसे कह सकते हैं, इस समय जो आतंकवाद का है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है। क्यों? क्योंकि हर देश लगभग इससे पीड़ित है। आए दिन घटनाएं होती रहती है, आतंक की घटनाएं, चाहे अमेरिका में हो, फ्रांस में हुआ, श्रीलंका में होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है, भारत में होता ही है, हो ही रहा है पड़ोसी देशों से। तो ये हो गया, इसका नेचर कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। दूसरा हो सकता है क्रॉस बॉर्डर, सीमा पार आतंकवाद। क्रॉस बॉर्डर क्या होता है? दूसरे देश से आने वाला, सीमा के उस पार से आने वाला आतंकवाद, जैसे कि भारत में है। और क्या होता है? राज्य प्रायोजित। राज्य प्रायोजित का मतलब ये होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड। आपने सुना होगा, ऐड आता होता कोई ऐड आप सुनते होंगे तो उसमें आता होगा ना कि कोलगेट इज स्पॉन्सर्ड बाई, दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाई, मतलब उसको वो फंडिंग कर रहा है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद भारत विशेष रूप से इसका इस्तेमाल करता है, किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। भारत इस्तेमाल नहीं करता, मतलब ये कि पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद को सहायता दी जाती है, हमने ऊपर पढ़ा, फंडिंग स्टेट के द्वारा, तो पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद। कैसे पोषित? कैसे? वहाँ आतंकी संगठन है, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और बाकी बहुत सारे संगठन हैं, मुजाहिदीन, तो ये पाकिस्तान के द्वारा फंडेड हैं, उनको सहायता दी जाती है, उनको फंडिंग, रिक्रूटमेंट राज्य के द्वारा सहायता। तो राज्य के द्वारा जब आतंकवाद को जब राज्य के द्वारा आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, आतंकवादियों को सहायता दी जाती है, आतंकवादियों को पैसा दिया जाता है, तो ऐसे आतंकवाद को क्या बोलते हैं? राज्य प्रायोजित। एग्जाम्पल, पाकिस्तान किसके खिलाफ कर रहा है? हमारे खिलाफ, दैट इज भारत। तो भारत इसका विरोध करता है। तो ये इसके कई रूप हो गए जैसे आतंकवाद के। इसके अलावा आप साइबर आतंकवाद है, ठीक है, तो वो तो साइबर के क्षेत्र में है। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो आपने आतंकवाद समझ लिया क्या होता है। अब हम समझते हैं, नेक्स्ट है मानसून। मानसून आप लोग जानते ही क्या है। हमने इससे लाभ, इसके बारे में कई सारी चर्चा कर चुके हैं। अब इसके नुकसान क्या होते हैं वो हम लोग आज देख लेते हैं कि मानसून से क्या क्या नुकसान होता है हम लोगों को। मानसून का मतलब क्या होता है? मानसून का मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून। पहली बात तो यही है। जो भारत में कब आता है? जनरली 1 जून को आता है। क्वेश्चन पूछा ही जाता है तो आप याद रखेंगे। कभी कभी जल्दी आ जाता है, जैसे कि इस बार आ गया है, 1 हफ्ता पहले आ गया है, ठीक है। कभी कभी 1 जून के बाद भी आता है, लेकिन तय तारीख कौन सी है? 1 जून। ये मानसून, इसका मतलब क्या हुआ? दक्षिण पश्चिम मानसून आ गया, किसी ने कहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्षा हुई भारत में, वर्षा आरंभ, वर्षा आरंभ। और जब वर्षा होती है, मानसून आता है, तो वर्षा कैसी होती है? बहुत तेज होती है। अब भारत में मानसून अभी आया है, इसका प्रभाव दिख रहा है हमें 2 क्षेत्रों में। कौन सा? एक तो दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में केरला और महाराष्ट्र, कर्नाटक, जहाँ पर खूब वर्षा हुई। और इस वर्षा से क्या हुआ?
बाढ़ की समस्या उत्पन्न हुई शहरों में। क्यों? क्योंकि शहर में पानी इतना अधिक बारिश हो गया कि पानी निकल नहीं पाया, तो पानी भर गया। जब पानी भर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। इसके अलावा समस्या हो रही है उत्तर पूर्वी भारत में, क्योंकि यहाँ मानसून पहुँच चुका है। यहाँ भी समस्या क्या है उत्तर पूर्वी भारत में? भारत में समस्या उत्तर पूर्वी भारत में ये है, भारत का उत्तर पूर्वी भारत कौन सा है? ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर पूर्वी भारत। ये 7 सिस्टर्स। तो यहाँ पर क्या है, ये है क्षेत्र कौन सा? पर्वतीय प्रदेश है। ये पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर क्या है? पर्वतीय प्रदेश का मतलब यहाँ पर बड़े बड़े पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर नदियाँ भी हैं। अब इमेजिन करिए, वर्षा हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। अब यहाँ पर वर्षा जब होगी बहुत तेज़, तब क्या होगा? यहाँ की जो चट्टानें होती हैं, पर्वत किसके बने होते हैं? चट्टानों के, प्लस मिट्टी होती है, प्लस वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़। और जब वर्षा बहुत तेज़ होती है तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो धीरे धीरे क्या पकड़ कमज़ोर हो जाती है मिट्टी में, और चट्टानें भी आपस में धीरे धीरे क्या होती हैं? चट्टानों का ढीले होने लगते हैं, तो चट्टानें जाती हैं टूट। क्या होती हैं? चट्टानें टूट जाती हैं। अब सोचिए, ये पर्वत है मान लीजिए, और यहाँ पर ये रोड है। ठीक, अब ये जो चट्टान, इसको थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करिए तो आपको ऐसे रहेगा। ठीक, ये आपकी ऊपर चोटी है। बारिश हुई यहाँ पर, अब बारिश होगी तो पानी आएगा नीचे, इधर भी हो रहा है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे धीरे कमज़ोर होगा और ये पूरा एक साथ नीचे आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? कमज़ोर होता है तो होता है लैंड स्लाइड। लैंड खिसक जाती है। लैंड मतलब ज़मीन का खिसकना, दैट इज भूस्खलन। तो मानसून से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? भूस्खलन। और जब भूस्खलन आया, अब देखा आपने यहाँ रोड था, और रोड आगे भी कहीं जा रहा होगा इधर से होते हुए। अब यहाँ पर ये भर गया, तब क्या होगा? रोड हो गया ब्लॉक। तो भूस्खलन से क्या होता है? संचार और संपर्क टूट जाता है। अब ये हुआ, इसके आसपास अगर गांव रहा होगा कोई, तो गांव क्या होगा? मलबे के नीचे दब गया या बह गया, डूब गया। प्लस पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर, तो पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते समस्या क्या है? यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं। कौन जाते हैं? पर्यटक। पर्यटक वहाँ फंस जाते हैं। तो ये समस्या किसके वजह से हो रही? लैंडस्लाइड की वजह से। अब इसको हटाना भी तो आसान नहीं होता है। प्लस अभी नदियाँ हैं यहाँ पर, अब पर्वतीय क्षेत्र में नदियाँ हैं, नदियों में पानी क्या हो जाएगा? वर्षा हो रही है तो पानी क्या होगा? बढ़ेगा। पानी जब बढ़ जाएगा तो नदियों में क्या आएगी? बाढ़ आएगा। अब मान लीजिए कि ये नदी है, उसको मत मानिए नदी, कहीं और बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये मान लीजिए कि नदी बहती हुई है, ये नदी बह रही थी पहले से। ठीक, ये सामान्य रूप से। इसके बाद हुई बारिश बादलों से। ठीक, आज जब बारिश हुई तब नदी में क्या होगा? पानी का जल स्तर बढ़ेगा। अब इसका विस्तार हो गया यहाँ तक, दोनों तरफ विस्तार हुआ इसका। और यहाँ पर फिर जो घर होंगे वो क्या होंगे? या तो बह जाएंगे या फिर डूब जाएंगे। तो तटवर्ती ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? नदी के आसपास का क्षेत्र, ये होता है तटवर्ती क्षेत्र। तो तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या आएगी। जब पानी बढ़ेगा तो बाढ़ आएगी कहाँ पर? तटवर्ती क्षेत्रों में। और जब बाढ़ आएगी किसी क्षेत्र में, तटवर्ती क्षेत्र में, तो वहाँ पर जो क्या बोलते हैं, जो रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं, वहाँ के हैबिटेंट्स हैं,
वो समस्या होगी, उनके घर बह जाएंगे, उनके जो जानवर हैं उनको नुकसान होगा। तो क्या होगा, जान माल की हानि। ये सारा लिंक है, तो आपको ऐसे मेंस में लिखेंगे तो लिंक रहेगा तो घटनाएं आप बनाते जाएंगे कैसे कैसे है। ठीक है, उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप लिंक करना सीखें। तो नदियों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, आसपास के क्षेत्र डूब जाते हैं। तो ये हो गया मानसून से नुकसान। रोड ब्लॉक, नेटवर्क टावर टूट गया तो बात नहीं कर सकते, तो ऐसे में जरूरत किसकी पड़ती है, एनडीआरएफ टीम की। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी, एनडीआरएफ टीम की। नेक्स्ट है एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि ईरान ने यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है, यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। किसकी रिपोर्ट है, IAEA की। इकट्ठा का मतलब एकत्र करना, ठीक है, यू इज यूरेनियम। तो IAEA ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कितना कर लिया है कलेक्ट। हमारे लिए अमाउंट आवश्यक नहीं है, बट कर तो लिया ही है, 408 किलोग्राम का। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है इसमें, किसका कलेक्शन किया है, यूरेनियम का। यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना है ये हमारे लिए आवश्यक होता है। तो यूरेनियम का जो कंसंट्रेशन है, इस यूरेनियम का जो ईरान ने कलेक्ट किया है, उसका 60% के आसपास है। कितना, 60%। अब यहाँ पर समस्या की बात क्यों है, आपको याद होगा कि अभी ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर वार्ता चल रही थी। कौन सी वार्ता, नाभिकीय वार्ता। बात ये थी, वार्ता का उद्देश्य यही था कि ईरान के पास जो यूरेनियम है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो यूज किया जाता है, उसको वो सीमित करे। लेकिन ये क्या हुई, बातचीत बन नहीं पाई, हो गई विफल। तो इसी चक्कर में अब IAEA ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, तो बताया कि स्टेटस क्या है ईरान का अंदर। तो वहाँ पर इतना यूरेनियम उसने इकट्ठा कर लिया है, उसके पास स्टोरेज में है, जिसका कंसंट्रेशन 60% है। दिक्कत इसी परसेंटेज से है। क्यों, इसलिए क्योंकि एक यूरेनियम जो होता है उसको इस्तेमाल करते हैं हथियार बनाने में। कौन सा हथियार, नाभिकीय हथियार। और नाभिकीय हथियार बनाने के लिए जो यूरेनियम चाहिए होता है, उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए 90% से ज़्यादा, 90% हो या उससे ज़्यादा हो, इतना परसेंट यूरेनियम का इतना परसेंट कंसंट्रेशन होना चाहिए, सांद्रण होना चाहिए। ठीक, 60 पहुंच गया है, 90 के नज़दीक है। यही समस्या है कि बस थोड़ा समय बचा है, ये भी पहुंच जाएगा तो नाभिकीय हथियार ये भी बना लेगा, फिर पूरे विश्व के लिए समस्या होगी। यही है ईरान के यूरेनियम को लेकर विश्व की चिंता। ठीक है, अब आप जानते हैं कि यूरेनियम का प्रयोग करते हैं किसको बनाने में, नाभिकीय बम बनाने के लिए। और नाभिकीय बम बहुत ही खतरनाक चीज़ है विश्व के लिए, इसीलिए ये समस्या है सारी। इसके बारे में कुछ जानते हैं, IAEA के बारे में। ये इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक, और गठन कब हुआ था, 1957 में। हेडक्वार्टर वियना में है। वियना राजधानी किसकी है, ऑस्ट्रिया की। और इसका उद्देश्य है नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करना। नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। शांतिपूर्ण उपयोग कौन सा, नाभिकीय रिएक्टर बनाइए, आप मेडिकल में यूज करिए, कुछ भी करिए, बम न बनाइए बस, सीधा सा मतलब है नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। शांतिपूर्ण उपयोग का मतलब ये है, बम छोड़ के बाकी जो कुछ कर सकते हो करो। ठीक है, बाकी कुछ क्या बच रहा है, नाभिकीय रिएक्टर बनाइए, उससे विद्युत का उत्पादन कर लीजिए। मेडिकल क्षेत्र में बहुत सारी कैंसर वगैरह में ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो वहाँ कर लीजिए। तो जहाँ जहाँ कर सकते हैं करिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में कर सकते हैं, बम को छोड़कर।
तो ये हो गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। नेक्स्ट क्या है, एक न्यूज़ है सिनेगॉग को लेकर के। इसको ऐसे ही लिख लेंगे, सिनेगॉग पढ़ते हैं। इसको पेरिस में ध्वस्त किया जा रहा है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि सिनेगॉग होता क्या है। ये है यहूदियों का स्थल होता है, जैसे हमारा मंदिर होता है, मस्जिद होता है मुस्लिमों का, हिंदुओं का क्या नाम है, मंदिर होता है, वैसे ही यहूदियों का जो धर्मस्थल होता है उसको बोलते हैं सिनेगॉग। और इजराइल में कौन से लोग हैं अभी जो विवाद चल रहा है, वो यहूदियों का चल रहा है। तो यहूदियों का पूजा स्थल होता है सिनेगॉग। नेक्स्ट है, एक नाम है वाल्मीकि थापर। इनकी डेथ हो गई है और ये है क्या, वन्य जीव संरक्षक, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट। कंजर्वेशन से कंजर्वेशनिस्ट हो जाएगा। और वन्य जीवों में भी कौन सा, टाइगर को लेकर के थे, तो टाइगर को बचाने वाले विशेष रूप से। नेक्स्ट न्यूज़, एक कॉन्फ्रेंस चल रही, यूएन कॉन्फ्रेंस, किस पर, ऑन ग्लेशियर कंजर्वेशन पर। ग्लेशियर का मतलब हिमनद। अब इस पर होना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं और ख़त्म हो जा रहे हैं। तो बैठक कहाँ हो रही है, ये दुशांबे में। ये कहाँ है, तजाकिस्तान की राजधानी है। ठीक। नेक्स्ट, एक प्रतियोगिता भी हुई है, मिस वर्ल्ड 2025। ये आपको यहाँ याद रखना है, दो चीज़ें, कहाँ हुई है, तो हुई है हैदराबाद में। हैदराबाद तो जब लोग जानते ही हैं, तेलंगाना की राजधानी है, जो कि पहले आंध्रा की राजधानी थी। और विनर कौन रहा, विनर का मतलब विजेता। तो विजेता जो रही हैं, उनका पूरा नाम ओपल सुचाता चुआंग श्री, CHUANGSRI, ये इनका पूरा नाम है। आप सुचाता है जो लिखा हुआ है, इसको सुजाता कर लीजिए, सबसे अच्छा है, सुजाता चुआंगश्री, या लास्ट का चुआंगश्री याद रखिए, आप उसी से हो जाएगा। और एक कौन से देश की है, तो थाईलैंड की हैं। ये दोनों चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ये भी पूछते हैं, ये भी पूछते हैं, और ये भी, तो तीनों याद रखेंगे। तो अपने यहाँ हुई तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है ऑपरेशन शील्ड। अभी आपने, हम लोगों ने देखा था, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, तो म्यांमार की सहायता के लिए हमने भेजा था जब म्यांमार में भूकंप आया था, है ना। अब है ये ऑपरेशन शील्ड, ये क्या है, अभी चूंकि ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया, किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पहलगाम अटैक के विरोध में, तो उसी क्रम में ऑपरेशन शील्ड चलाया जा रहा है। क्यों, सिविल डिफेंस को, किसको, सिविल डिफेंस, ये सिविल डिफेंस अभ्यास है, एक्सरसाइज है। सिविल डिफेंस मतलब जो आम नागरिक है उनको तैयार किया जा रहा है डिफेंस के लिए, कि मान लीजिए कोई अचानक हमला होता है देश पर, तो किस तरह से हमें अपनी रक्षा करनी है, अपना बचाव करना है। इसलिए ये ऑपरेशन शील्ड चलाया गया। कहाँ चलाया गया है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो क्षेत्र हैं बॉर्डर से लगते हुए, ठीक है। तो वहाँ पर ये एक्सरसाइज करवाई गई आम लोगों को, जो सिविलियंस होते हैं उनके साथ में। तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है, इमरजेंसी क्या बोलते हैं, आपातकाल। तो आपातकाल में क्या करना है आप, तो आपातकाल की तैयारी, इमरजेंसी मतलब कोई हमला होता है, उस स्थिति में हमें क्या रिस्पॉन्स करना है, उसकी तैयारी करवाई गई है। तो ये सिविल डिफेंस अभ्यास है, ऑपरेशन शील्ड।
तो इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।